नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जो तमाम जरूरी मुद्दे और खासकर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो हक अधिकार खबरें आपको न टेलीविजन पर और न अखबार पर मिलेगा। वो खबरें सिर्फ आपको सोशल मीडिया पर मिलता है। कल जब 7 अगस्त है तो ओबीसी के बहुत सारे लोग देश भर में जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तमाम पेशेवर लोग हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर जा रहे हैं क्योंकि सरकार जो है, जो केंद्र की सरकार है, वो एक क्रीमी लेयर लाना चाहती है और उस क्रीमी लेयर में ओबीसी का बड़ा तबका आरक्षण से बाहर हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि जो घोड़ा चना खा सकता है उसको चना ही न दिया जाए, जिसको दांत नहीं है उसको चना दिया जाए। बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ सुधांशु कुमार हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और राजकुमार रंजन जी हैं जो प्रोफेसर हैं, हंसराज जी हैं वो भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सोनू को आप सब जानते हैं, पेशेवर डॉक्टर हैं, डॉक्टर सूरज मंडल को जानते हैं। तो लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। सुधांशु जी, क्या है पूरा मामला, बता दीजिए। आवाज म्यूट है सुधांशु जी, आवाज म्यूट है। आवाज म्यूट है। ईयरफोन हटा लीजिए ना। आवाज उनकी बिल्कुल नहीं आ रही है। अभी तो आ रही थी, दोबारा। ठीक है सूरज सर, आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताइए क्या है कल का पूरा मामला। ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो कल बहुत ही अहम दिन इसलिए है क्योंकि पहली बार मंडल कमीशन 7 अगस्त को ही वीपी सिंह की सरकार ने लागू की थी। तो ये दिन ऐसा है जिस दिन हम लोग सब याद करते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह लागू नहीं की गई और इस वजह से कई बार इस पर लोगों की चर्चाएं अलग अलग सरकार में चलती रही। लेकिन अब जो सरकार आई है वो क्रीमी लेयर के नाम पर ऐसे प्रावधान ला रही है जो कि जिससे जो अभी लोग सक्षम है क्लेम करने के लिए ओबीसी के आरक्षण को, वे सभी लोग लगभग बाहर हो जाएंगे और ओबीसी के आरक्षण के क्लेमेंट ही नहीं बचेंगे। तो दूसरा इसमें महत्वपूर्ण चीज है कि चूंकि खेती की आमदनी, सैलरी और गांव की जो जमीन है वो जोड़ी जा रही है, तो इस तरह से इसको लगभग आर्थिक आधार किया जा रहा है। और इसके विरोध में तमाम लोग, हम लोग 2-3 दिन पहले एक गूगल मीट पर सभा किए थे, पब्लिक मीटिंग। वहां ये तय हुआ कि 7 अगस्त को दिन भर का उपवास रखा जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से मांग ये रहेगी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए, न कि एक व्यक्ति जो शर्मा कमेटी करके है, जो सरकार ने अपने मन मुताबिक किसी व्यक्ति को लाकर एक रिपोर्ट लिया है, वो रिपोर्ट को मानने के लिए सरकार तत्पर दिख रही है। और दूसरी मांग यह है कि पूरे देश में जातीय आधार पर जनगणना हो। और तीसरी महत्वपूर्ण मांग यह है कि ओबीसी की आरक्षण, जो कि ओबीसी के तादाद के अनुसार होना चाहिए था, यानी 52% होना चाहिए था, लेकिन मंडल कमीशन ने कहा था कि चूंकि 50% की सीलिंग है, अतः हम 27% से अधिक की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के आने के बाद वो 50% की सीलिंग टूट चुकी है, तो ओबीसी आरक्षण को उनके जनसंख्या के अनुपात पर 52% दिया जाए। इन मांगों के साथ हम देश के सामने इस लॉकडाउन में भी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए, अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए पूरे देश में, और ये बात मैं शंभू जी विशेष रूप से बता देना चाहूंगा कि डीएमके पार्टी और तमिलनाडु सरकार को छोड़ के कोई राजनीतिक दल मुखर रूप से हमारे साथ आज नहीं खड़ी है, लेकिन तमाम लोग जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं और जो नहीं भी जुड़े हैं, जो समझ रहे हैं इसकी अहमियत को, वे हमारे साथ खड़े हैं। हम 2-3 बैठक करके देख चुके हैं
और कल भी मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में पूरे देश में लोग, साउथ और नॉर्थ दोनों जगह, ईस्ट और वेस्ट सभी जगह लोग इस उपवास को रखेंगे और मंडल कमीशन को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए सरकार के सामने अपनी जो मांग है उस पर एक जोरदार मोहर लगाए। तो क्या दिक्कतें क्या है आप लोग का? आप लोग का विरोध किस बात से है? मोदी जी तो खुद ओबीसी हैं। शंभू जी, ये हम लोग सब जानते हैं कि वो आखिरी में अपनी जाति, मोड जाति को जो मंडल कमीशन के लिस्ट में नहीं था उसको शामिल करके एक राजनीति के तौर पर वो शामिल हुए, उनकी जाति शामिल हुई ओबीसी में, उनको प्रचारित किया गया कि वो ओबीसी हैं। वो ओबीसी कैसे ओबीसी हैं कि तमाम जो आरक्षण है ओबीसी के लिए ही नहीं, दलित और जो आदिवासी हैं, एससी एसटी के लिए, उस पर कुठाराघात रोज हो रहा है। सामाजिक न्याय के परखच्चे उड़ चुके हैं और आज ओबीसी जो है वो सिर्फ अपनी याचना के लिए भी किसी भी दरवाजे पे नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि तमाम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेलवे जैसी चीजें बिक रही हैं, जहां पर नौकरी या किसी तरह का गुंजाइश था जो सामाजिक न्याय के तहत लोग प्राप्त कर सकते हैं थे, वो नहीं है। और ऐसे वो ओबीसी हैं जिनको हम कल देख चुके हैं कि मंदिर को घंटी बजाने के लिए पहुंचे तो जरूर, हालांकि उनका आसन मोहन भागवत से नीचे रखा गया था, जनतंत्र में एक बड़ी बात है, लेकिन वो उसी तरह के ओबीसी हैं जैसे महामहिम राष्ट्रपति इस देश के दलित। नहीं, बेसिकली दिक्कत क्या है? आप लोग को क्या चाहते हैं? मैं हियरेबल हूँ। हाँ, सुधांशु जी आ चुके हैं वो विस्तार। सुधांशु, क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, भूख हड़ताल अभी सूरज जी ने, मैं सुन रहा था, सूरज जी ने बताया है कि जो क्रीमी लेयर का प्रावधान है, एक तो सबसे पहली बात यह है कि क्रीमी लेयर का प्रावधान ही अपने आप में असंवैधानिक। जब सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के ऊपर रिजर्वेशन की बात की गई है 16/4 में, तो कहां से ये आर्थिक आधार डाला गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी हम सबके सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि क्रीमी लेयर का मतलब, या क्रीमी लेयर एक्चुअली एक एक्सक्लूशन पॉलिसी है कि किसको हम बाहर रखेंगे ओबीसी से। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कैसे हम ये तय करें। उन्होंने कहा था कि आप जनरल कैटेगरी के लोगों से तुलना करके देखेंगे ओबीसी कैटेगरी के लोगों को, और उसमें जो लगेगा कि सामान्य श्रेणी के लोगों की हैसियत रखते हैं। हैसियत का मतलब पैसा नहीं होता है, हैसियत पैसा से खाली तय नहीं होता, आर्थिक रुचि से तय नहीं होता है। हैसियत जैसे मान लीजिए एक आईपीएस ऑफिसर को भी लानत मलामत कर दिया जाता है। आप अभी सर ने कहा राष्ट्रपति हैं, उनका क्या सम्मान कर रहा है, तो पद से और उससे, तो उस चीज के हिसाब से कहा गया था कि आप उस लेवल पर जो आ जाए उसको क्रीमी लेयर में लाके रखना। तो उस चीज के जब सुप्रीम कोर्ट इस चीज को तय करके रखी हुई है, उन्होंने जबकि क्रीमी लेयर लगाने के बावजूद अब सरकार ये कहने को चल रही है कि भैया ऐसा है, हम केवल जो है आपका सामाजिक हैसियत, खास करके नौकरियों में पोजीशन से, आपकी जैसे आईएएस आईपीएस हो गए, क्लास 1 की नौकरी में आ गए, उससे तय नहीं करेंगे। आप चाहे कोई भी नौकरी में हो, क्लास 4 की नौकरी में अगर आप हैं और आपका जो है सैलरी साल का 12 लाख, अब कोई कई लोग ये कह सकते हैं कि क्लास 4 वाले का 12 लाख कैसे हो, मैं इस चीज का भी क्लेरिफिकेशन दे दूं। कैसे? मान लीजिए ज्यादातर क्लास 4 में आज के डेट में केवल अब सफाई कर्मचारी को रखा गया है, उनका नाम अलग रखा जाता है, सफाई कर्मचारी कहते हैं। हमारे ओबीसी समाज का वहां पर 20-27% रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 14% रिप्रेजेंटेशन है, ये भी मैं बता दूं। मतलब जो 4th क्लास की नौकरियां हैं वहां पर भी हम 27% नहीं पहुंचे। उसमें मान लीजिए ज्यादातर सफाई कर्मचारी में क्या होता है, पति पत्नी दोनों जॉब में रहते हैं। तो पति पत्नी जैसे ही दोनों जॉब में है और आज जॉब में है, 20 साल बाद 10 साल बाद उनके बच्चे को रिजर्वेशन चाहिए, उनको तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। अब तो उनके बच्चे जब आएंगे रिजर्वेशन मांगने, तो वो 12 लाख क्या उस समय हो सकता है उनकी सैलरी 20 लाख 22 लाख हो जाए, तो वो कहां से रिजर्वेशन में बचेंगे? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि उस समय तक सैलरी भी बढ़ेगी, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, दोनों लोगों को जो प्रमोट होकर जिस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे, मतलब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे और ओबीसी रिजर्वेशन से बाहर हो जाएंगे। तो और ये हुआ है, ऐसा नहीं कोई नई बात हुई। ये जो खेल सारा शुरू हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है? तो ये सरकार बनी थी 2014 के अंदर, और 2014 के अंदर बनने के बाद क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो लोग बनाने जाते थे, वहां पर क्या बदमाशी शुरू कर दिया गया कि गार्जियन का, पेरेंट का जो है, आप पैन कार्ड लेना शुरू कर दिया
अलग अलग जगहों पर, और जैसे ही पैन कार्ड लेते हैं उसमें एक इनकम दिखाई पड़ता है, तो इनकम के आधार पे सैलरी बननी जो है ओबीसी सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गया। और उसकी वजह से यूपीएससी के अंदर, जो कल यूपीएससी का घोटाला सामने आया है वो भी सबके सामने है, तो यूपीएससी ने इससे बड़ा घोटाला 2015 में किया था, जब क्वालिफाइड ओबीसी के 25 बच्चे एक साल में 2015 में जिनका रिजल्ट आ चुका था, बेचारे जश्न मना लिए, लड्डू बांट लिए। उसके बाद यूपीएससी ने उनसे कहा कि भैया ऐसा है, तुमको हम ज्वाइन नहीं कराएंगे क्योंकि तुम क्रीमी लेयर में आते हो। 325 लोग 25 और ये 3 साल चला। 3 साल में टोटल 56 बच्चों को रोका गया है, 56 बच्चे। और उसमें एक ऐतिहासिक चीज बता रहा हूँ, ये मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट से निकाल के बता रहा हूँ। बंजारा समाज की एक लड़की पहली बार आईएएस क्वालिफाई करती है। बंजारा समाज के लोग आज भी डिमांड कर रहे हैं, कैटेगराइजेशन वगैरह उनकी तरफ से डिमांड आती है क्योंकि बहुत पिछड़े हैं। उनकी एक बच्ची जो है क्वालिफाई करती है, उसके पिताजी कोई पीएसयू के अंदर क्लर्क है, और उससे कह दिया जाता है कि अब तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पिता की आमदनी 8 लाख से ऊपर है। अब आप सोचिए, और ये सीरीज से शुरू हो गया अक्रॉस द, मतलब जहां जहां इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे उसमें ये खेल शुरू हुआ। उसके बाद हंगामा बचा, वो लोग कोर्ट गए और कोर्ट में उनको रिलीफ मिला। मैं आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, चेन्नई हाई कोर्ट का केस है। इन दोनों कोर्ट में चेन्नई वाले से पहले कैट में गए थे, कैट से रिलीफ लिया, फिर चेन्नई हाई कोर्ट, क्योंकि वहां पर क्या था, कहा गया था, वो देखिए सरकारें कितना खेलती हैं रिजर्वेशन को लेकर। 1993 में जब ये रिजर्वेशन लागू हुआ क्रीमी लेयर के साथ, तो ये कहा गया था, ओएम जो जारी हुआ है 1993 का, उसमें साफ साफ कहा गया था कि ऑल सर्विसेज का इक्विवेलेंस तय किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जो लोग आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके बराबर पीएसयूज के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं, उनके हैसियत का वो सब जो है बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को। आज 27 साल हो गए, कोई जो है इक्विवेलेंस तय नहीं किया, किसी ना स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया। उसका दुष्परिणाम भुगत रहे कौन? ओबीसी के बच्चे। तो भैया सरकार की गलती, और इसी आधार पर कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि भैया इक्विवेलेंस तय करने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं तय किया, तो उसका परिणाम जो है दुष्परिणाम बच्चे क्यों भुगतेंगे। तो ये हालत है। उसके आधार पे फिर जो है सरकार ने चाणक्य की, अब आप सोचिए एक जरा ऐतिहासिक चीज, हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली हम साउंड हो गए। ओबीसी में आज भी 112 ओबीसी एमपी जो है केवल बीजेपी में है, और दूसरे दलों में भी होंगे, तो मेरे ख्याल में हम 180-87 के आसपास है। 187 एमपी है राज्यसभा लोकसभा मिला के। उसमें से 30 एमपी की एक कमिटी है, ओबीसी पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ओबीसी वेलफेयर के लिए बनाई गई है। उसने एक बेहतरीन ड्राफ्ट, बेहतरीन रिकमेंडेशन तैयार करके दिया इन सारी समस्याओं का, जो पीएसयूज वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है, बैंक सेक्टर में प्रॉब्लम आ रही है। बैंक में क्या करते हैं ये लोग, जो पीओ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप उनकी सैलरी पता करके देखिए, बहुत बड़ी सैलरी में नहीं काम करते हैं वो लोग। उनको भी कह दिया गया कि तुम क्लास 1 ऑफिसर हो और तुम्हारे बच्चों को भी रिजर्वेशन नहीं मिले। तो उन सबका समाधान, पीएसयू का, बीएसएनएल का, एमटीएनएल का, बैंक्स का, इंश्योरेंस का, सबका समाधान जो है पार्लियामेंट्री कमेटी में 60 हमारे जो 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ओबीसी समाज के, लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10, सबने मिलकर एक बेहतरीन ड्राफ्ट बना के दिया। आप इस खेल को समझिए, और जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो समझिए कि हमारे समाज के साथ क्या होता है। 30 मेंबर की कमेटी का, आप जिसको मेंबर ऑफ, अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम से कम 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन तो करता है ना, तो 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव के रिकमेंडेशन को उठा के फेंक दिया सरकार ने, और एक शर्मा जी की कमेटी बना ली। अब आप सोचिए, ओबीसी के ऊपर डिसीजन करना है, और डिसीजन करने वाले कौन है? शर्मा जी। अरे क्या आप पूरे भारत सरकार में ओबीसी का एक अधिकारी नहीं था क्या? आप जरा 3 मेंबर की कमेटी है, एक अधिकारी तो ओबीसी का डाल देते, वो बताता कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो शर्मा जी की कमेटी बनाई गई, और शर्मा जी ने क्या गोलमाल कर दिया, शर्मा जी ने रिकमेंड कर दिया कि सबका 12 लाख रुपया कर दो, और सब कुछ जोड़ो, सैलरी का भी जोड़ दो और अदर इनकम भी, जो भी फैमिली का जो आप किसी परिवार का ग्रॉस इनकम है उसको जोड़ने की बात करते हैं। और उसका उदाहरण लीजिए कैसे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 20 साल 22 साल की नौकरी के बाद मैंने 10 लाख 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, बैंक में जमा है मेरा, उससे जो मुझे ब्याज आएगा वो भी जुड़ेगा, मेरी सैलरी का जो इनकम है वो भी जुड़ेगा। केवल एग्रीकल्चरल इनकम को क्लब, हालांकि कोशिश उनकी एग्रीकल्चरल इनकम को भी क्लब करने की थी, लेकिन अभी उसमें सुन रहे हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम से वो थोड़ा हट गए। तो जैसे ही आप सैलरी जोड़ेंगे, तो क्लरिकल स्टाफ का बच्चा भी अगर क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो फिर ये 27% सीट जो ओबीसी की है वो कौन लेगा? ऑलरेडी 27% सीट के ऊपर हमारा आज के डेट पे क्लास 1 में हम 13% पहुंचे। 52% की हमारी आबादी
पहुंच, हमें मिला है रिप्रेजेंटेशन 13%। ये हमारे ओबीसी समाज के लोगों को सुन लेना चाहिए कि अगर कहीं 100 नौकरी है और आपका हक सरकार ने निर्धारित किया था 27, तो उसमें भी आपको 13 ही मिला है। कितने दिनों में? 27 साल के। इस मुद्दे पर आएंगे, इस मुद्दे पर आएंगे। और हंसराज जी के पास चलते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब के बाद। हंसराज जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है, आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, खबर चल रही है कि वो 50% की सीमा लिमिट क्रॉस करे, उस पर है या किस आधार पे है? सर, जो 10% रिजर्वेशन है, सबसे पहली बात है कि वो संवैधानिक ही नहीं है, और उसी को ही आधार मान करके ये पिटीशन डाला गया है कि ये संविधान के नियमों के विरुद्ध है। और दूसरा स्वाभाविक तौर से है कि 50% की जो लेयर थी वो भी समाप्त हो गई है। तो इसीलिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 31 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, उसमें 6 जजों की बेंच को ये रेफर किया और ये निर्णय करेंगे कि क्या यह निर्णय ये ठीक है या गलत है। तो ये केवल सामाजिक आधार पर हमारा रिजर्वेशन होना चाहिए, न कि आर्थिक आधार पर, जैसे सुधांशु जी ने अभी बताया। और सभी जितनी भी रिकमेंडेशन आज तक आई हैं, या चाहे वो मंडल कमीशन से लेकर करके सुप्रीम कोर्ट और डीओपीटी के जितने भी अलग अलग निर्णय हैं, उन सब के अंदर ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि आर्थिक नहीं, सामाजिक आधार उनमें देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको हम 6 जजों की बेंच में भेजेंगे ताकि तय हो कि वास्तव में ये नियम, ये आदेश ठीक है या गलत है। ये दिया गया है। सर, क्या लग रहा है डॉक्टर सोनू? रंजन जी जुड़ गए। रंजन जी, आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? राजकुमार रंजन है। चलिए डॉक्टर साहब को ले। डॉक्टर साहब, सर, मैं एक क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, बताइए सर, बताइए। सर, जो अभी सुधांशु सर ने बड़ी लंबी डिटेल कही बताई क्रीमी लेयर के बारे में, मैं इतने लंबे समय से जो सरकार ओबीसी के लोगों को धोखा दे थी, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। जैसे ही 15, 16, 17 के अंदर जो जिन बच्चों को क्रीमी लेयर को गलत इंटरप्रिटेशन करके बाहर कर दिया था, और उन सब के केस की लड़ाई के अंदर थोड़ा बहुत मैं भी शरीक था सहयोग में, तो पार्लियामेंट कमेटी की कमेटी को भी ये रिपोर्ट किया गया। तो इसमें एक अजीब बात ये पाई गई कि 2004 का जो लेटर था क्रीमी लेयर को स्पष्टीकरण का जो लेटर था, उसके अंदर खामियां थी। पॉइंट 9 और 10 की जो इंटरप्रिटेशन थी, अफसर डीओपीटी के अधिकारी अपने अनुरूप वो उनको इंटरप्रिटेशन करते थे और वो गलत था। उसके अंदर एक शब्द जो लिखा हुआ था कि सकल घरेलू आय, जिसको ग्रेस सैलरी के अंतर्गत वो मान करके चलते थे, तो वो आय के साथ साथ सैलरी को जोड़ते थे। इतने लंबे टाइम तक इतनी गलत इंटरप्रिटेशन चली, और जो पार्लियामेंट कमेटी ने इसका जो संज्ञान लिया, उसमें इन्होंने माना कि हाँ ये गलती है। और इससे भी ज्यादा जो ताज्जुब की बात ये रही कि सर डीओपीटी ने ये कहा कि वो जो फाइल है जो 2004 को के जारी करने वाली जो स्पष्टीकरणों की जो फाइल है, वो उस सचिवालय में ही उपलब्ध नहीं है और खोजबीन करने के बावजूद भी नहीं मिली। ये कितनी गंभीर बात है कि इतना महत्वपूर्ण निर्णय के लिए क्या मंत्रालय से फाइल गायब हो जाती है? तो और दूसरी बात, विधि और न्याय मंत्रालय से भी ये पूछा गया, तो क्या आपने उन विधि और न्याय मंत्रालय से आप सलाह ली गई? डीओपीटी ने उसकी भी सलाह नहीं ली। तो आप देखिए कि किस सातराना तरीके से ओबीसी को बैक फुट पर लिया जा रहा है। मैं तो माननीय गणेश सिंह जी के आभारी हूं कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन सब का स्पष्टीकरण किया, और अंततः वहां से एक लेटर आया कि हाँ, जो क्रीमी लेयर की गलत इंटरप्रिटेशन थी उसको ठीक कर लिया गया है, वो गलती हुई थी। तो इस तरह की जो साजिशें हैं ये लगातार ओबीसी के साथ रची जा रही हैं, जिस तरह से अभी बीपी शर्मा कमेटी के माध्यम से बात की जा रही है, जो कि बहुत ही घातक है। मतलब ओबीसी के अधिकार देंगे शर्मा जी की कमेटी है।
डॉक्टर साहब एक सवाल आपके पास है, मैं आता हूँ। आप ओबीसी हैं जी आप बोल रहे हैं, ये जो 200 लोग अभी आईएएस बने हैं और अब तक जो बने होंगे, जी। कोई मतलब एससी एसटी ओबीसी का जो अधिकारी कर्मचारी है कोई नहीं बोलना चाहता है और कहीं कोई मदद नहीं, मतलब क्या ऐसा सांप सूंघ जाता है, क्या दिक्कत होती है? देखिए, सबसे पहली बात, जो रिजर्वेशन है ये पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, इसमें नेतृत्व का मामला है। अभी भी हमारा नेतृत्व जो है केंद्रीय स्तर पे या उच्च स्तर पे बहुत कम है। 27% होना चाहिए, लेकिन अभी तक 13% ही है। आपने देखा होगा कि अभी आईएएस का रिजल्ट आता है, 829 पद पे केवल रिजल्ट आता है, और 100 पदों पे जबकि 927 वैकेंसी थी, उस पे 98 पद रख लिए जाते हैं। खाली इसलिए रखे गए हैं कि 829 में से आपसे पूछा जाएगा जो ओबीसी जनरल में क्वालिफाई हैं कि आपको जनरल से आईआरएस मिलेगा और ओबीसी से आपको आईएएस मिल सकता है। जैसे ही आपने ओबीसी से आईएएस टॉप किया, एक जनरल की सीट खाली हो गई, तो जो रिजर्व कैटेगरी का रखा गया है वो एक जनरल आकर के अब आईआरएस ले लेगा। तो ऐसे हमेशा होता रहा है, हमें 27% तक सीमित कर दिया गया। और नीट पीजी में इसी तरह आपने देखा होगा, वहां भी 14 सालों की लंबी तपस्या के बाद लगातार लड़ाई किया जा रहा है। केवल चेन्नई कोर्ट का निर्णय आता है कि रिजर्वेशन दिया जाए, और अभी भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। तो हमें प्रतिनिधित्व आज तक तो मिला ही नहीं, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करना कहां तक सही है? मुझे तो नहीं लगता थोड़ी भी इसमें सच्चाई है, क्योंकि जब प्रतिनिधित्व नहीं तो आर्थिक आधार पर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या कैसे हमारे लोग वहां पहुंचेंगे? सर्टिफिकेट बनाने वाले लोग पता करिए कौन से होंगे। हो सकता है आपके आर्थिक आधार का जो सर्टिफिकेट बना रहा है उसमें से आपका कोई भी व्यक्ति शामिल ना हो। और दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं उन्हें भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ओबीसी के प्रति उनकी क्या उत्तरदायित्व है। अब देखेंगे कि बीजेपी के नेता ही पक्ष में भी आते हैं, विपक्ष में भी आते हैं। अभी सर ने गणेश सिंह का नाम लिया, वो बीजेपी के नेता है, मूलतः बिहार के। तो ऐसे में क्या होती है, जनता होती है। हाँ, मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो शायद बीजेपी से सतना से बीजेपी। तो हमारे यहाँ हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। केवल आरजेडी को छोड़ दिया जाए तो अन्य पार्टियों जितने भी नेता हैं स्पष्ट रूप से अपने आप को बताते नहीं है ओबीसी के साथ किस हद तक जुड़े हुए हैं। आप कल भी देख लीजिएगा, अभी मंदिर बना, कितने लोग अपने थे, छोड़ दीजिए, अभी वो तो धार्मिक मैटर है। लेकिन हमारे जो मुद्दे होते हैं, ओबीसी के मुद्दे होते हैं, जितने भी मंडल कमीशन के बाद नेता बने हैं उन मुद्दों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, उठाना नहीं चाहते। सूरज मंडल जी, क्या हुआ है जो अभी आईएएस वाला जो एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आया, उसमें क्या जनरल कैटेगरी में भी, जो जनरल कैटेगरी है उसमें भी लोग क्वालिफाई किए हैं, या एससी का एससी में ही रह गया? नहीं, जो अभी जो सिविल सर्विसेज का आया है रिजल्ट, वो काफी कुछ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी का रिजल्ट आता है, तो मैं एक एग्जांपल दे दूं कि लॉ फैकल्टी में 3 है, कैंपस लॉ सेंटर है और दूसरे 2 और हैं। तो ओबीसी को कहा जाता है कि आप अगर ओबीसी के माध्यम से आइएगा तो कैंपस लॉ सेंटर मिलेगा। उसी तरह सिविल सर्विसेज में जो आदमी स्वतः जनरल मेरिट लिस्ट में क्वालिफाई किया है और उसका सर्विस अगर आईपीएस या आईआरएस आ रहा है, तो उसको कहा जाएगा कि अगर आप थ्रू ओबीसी कोटा जाइएगा तो आपको आईएएस मिलेगा। तो वो व्यक्ति अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए, जो कहिए, वो ऑप्ट करता है कि हम ओबीसी कोटा के थ्रू जाएंगे। तो इस तरह से एक नीचे में जनरल खाली हो जाता है। और वो उन्होंने ये और दूसरा इंटरप्रिटेशन जो गलत किया है कि जो व्यक्ति जनरल में क्वालिफाई करता है वो अगर रिजर्व्ड कैटेगरी का है तो कई जगह उनको रिजर्व्ड कैटेगरी में ही मानते हुए उस सीट को फुल दिखाया जाता है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं, और ये दिक्कतें मंडल कमीशन में भी इसको स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण दिया गया। और उसके बाद मैं शंभू जी बता दूं कि कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में आरक्षण लागू किए थे, उस समय भी ये परिस्थिति आ रही थी कि 26% जो उन्होंने एनेक्स्चर 1 और एनेक्स्चर 2 करके दिया था, उसके अलावे जो जनरल में क्वालिफाई कर रहे थे उनको भी निकाल दिया जाता था कि आप तो रिजर्व कोटा से हैं। तो बाद में मंडल जी ने पत्र लिखा, और कर्पूरी ठाकुर जी के बाद जब रामसुंदर दास जी बने मुख्यमंत्री तो इस विषमता को दूर किया गया। आज इसको कोर्ट ने औपचारिक रूप से अपनाकर और सरकार को एक बहाना दे दिया है
और हालांकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसके इस स्पष्टीकरण को मंडल कमीशन के अनुरूप माना है, लेकिन आज उसके ऊपर एक शर्मा जी की कमेटी बैठाकर सरकार उस जो देश के औपचारिक रूप से चुनी हुई संस्था, जो सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र में संसद, उसके सांसदों की अवमानना करते हुए एक व्यक्ति जो कि एक साधारण व्यक्ति है उसके रिपोर्ट को मान रही है, तो इस तरह से लोकतंत्र भी आज खतरे में। रंजन जी आवाज मिल रही है आपको? आप म्यूट है रंजन जी, देख लीजिए अपना, आप म्यूट है, वहाँ म्यूट का, हाँ, या आपका वायर ठीक से नहीं लगा हुआ है, दोबारा वायर लगाइए। रंजन जी से बात, सुधांशु फिर आपके पास आ रहे हैं, मतलब क्या रास्ता है? कोई पॉलिटिकल रास्ता है? अब आप लोग कहीं ठीक नहीं रहे हैं, सोशल जस्टिस का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सब है नहीं, सब राम राज्य में बह गया, सब सरयू डुबकी लगा ली। क्या ये तो है, इसमें विकल्प है? विकल्प तो देखिए मैंने कई बार कहा, विकल्प का क्या है, सबसे पहली चीज क्या है ना कि ये जो भावुकता का जो जुमला है ना, ये इसके ऊपर हम लोगों ने अभी काम ही नहीं किया, इसमें हम सब कहीं न कहीं पीछे रहे हैं। अदरवाइज कल मैं तो कह रहा हूँ भाई, कल ब्राह्मणवाद की जीत हुई है, और तो मंडल वर्सेस कमंडल में कमंडल जो है कल अपना जो है ध्वजा गाड़ दिया है, मंडल को कहीं न कहीं मंडल पीछे रह गया। लेकिन एक चीज है, देखिए इसमें मैं 2-3 चीजें जो आपको बताना चाहता हूँ, एकदम निराश होने वाली स्थिति भी नहीं है, क्योंकि जो एकेडमिया वगैरह में जो रिजर्वेशन की शुरुआत हुई है 2007 के बाद, बहुत कम अरसा हुआ है उस रिजर्वेशन को लागू हुए, तो जो जागरूकता वाला काम है, क्योंकि ये इसीलिए हमारे समाज के लोग क्यों वहां पर पहुंच जा रहे हैं, इसलिए पहुंच जा रहे हैं कि वो अभी इतना जागरूकता उसमें आई नहीं कि उनका हक क्या है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, वो क्यों उधर जा रहे हैं, जबकि उनको इस तरह पाना चाहिए, उनको अपने हक की बात करनी चाहिए। तो वो जो जागरूकता का कार्यक्रम है, मैं पिछले कुछ दिनों में देख रहा हूँ 2017-18 के बाद, उसमें एक तेजी तो जरूर आई है। इन सारे प्रकरणों के बावजूद भी, खास करके जो मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो जॉब में है, जैसे आपने शुरू में ही बोला कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, इनके अंदर एक बेचैनी में महसूस कर रहा हूँ। रेलवे में लोग हैं, मैं परसों नरसों मुझे तो किसी एक बीजेपी के व्यक्ति ने कॉल किया था, वो ओबीसी समाज से है, वो कह रहा था कि नहीं जी मैं इस मुद्दे पे आपके साथ हूँ, सरकार यहाँ गलत कर रही है। और फिर उन्होंने मुझे खुद ही, पहले उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया था, फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्यों जो है इस तरह से चीजें हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई आर्थिक फैसले सरकार गलत ले रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, आर्थिक आधार पे और ये सोशल जस्टिस के मुद्दे पे कहीं न कहीं गलत डिसीजन सरकार की तरफ से हो रहे हैं, और मैं इस बात से आपसे सहमत हूँ और आपके साथ हूँ। तो इसलिए पॉलिटिकली हो सकता है वो अलायंस करें, वहां पर जुड़े रहें, लेकिन अगर इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम जो बड़े स्तर पर चलाए जाने की जरूरत है, जो उनको ये, जैसे मान लीजिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि क्या आज के डेट में हम जो माहौल बना हुआ है उसमें क्या गुलामगिरी हम लिख सकते हैं दोबारा से आज जो गुलामगिरी लिखेगा उसको ये लोग फांसी पे टांग दे। लेकिन हमारे लिए क्या है, एटलीस्ट गुलामगिरी को आप अभी तक बैन तो नहीं लगा हुआ है, तो हमको गुलामगिरी को बांटने की जरूरत है, हमको जाति विच्छेद को बांटने की जरूरत है, हमको लोहिया और हमको पेरियार और बाबा साहब की जो रचनाएं हैं, उनकी जो जानकारी है, उनका जो संघर्ष है, उनको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि कैसे कहते हैं कि हम तो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, तो ये कश्ती दोबारा उस तूफान में जो फंस रही है, इस कश्ती को जब तक, ये हम सबका की जिम्मेवारी है, आपकी, हमारी, जो लोग मीडिया में हमारे साथ के लोग, मतलब इस समाज के लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन सबकी जिम्मेवारी है कि उस फंसती हुई कश्ती को कैसे हम दोबारा से लोगों के बीच ले जाके लोगों को जागरूक करके। और इसमें एक चीज देखिए, पॉलिटिकल क्लास जो है हमारा, वो एक कंपल्सन में फंसा हुआ है और बहुत मतलब स्पष्ट नहीं है। अभी जो चर्चा हुई कि 2 दलों ने कल एक स्पष्ट डिसीजन लिया, बाकी के दल सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोगों ने कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं लिया कि उनका लक्ष्य क्या है, वो चाहते क्या है। और ये चीज बार बार कई सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की एक अच्छी अच्छाई है कि वो जो मुद्दा अपना, जिस मुद्दे को भुनाता है, जो भावुक मुद्दे हैं, उसके ऊपर अब वो काम करके दिखा रहा है, तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी समाज के अंदर। जो सोशल जस्टिस से जुड़ी हुई दल और पार्टियां हैं, उनको भी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी पड़ेगी कि झंझावात आएंगे, तूफान उठेगा, लेकिन उस तूफान के बीच अपनी कदम को जो है मजबूत बना के रखना पड़ेगा उन पॉलिटिकल संगठनों को भी। और समाज के लिए जो एक्टिव लोग हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ठीक है झंझावात उठा है,
लेकिन अंगद की तरह जो है ना, इन्हीं के उससे उदाहरण लेके मैं बता रहा हूँ, जरा अपने पैर को बड़ी मजबूती से गड़ा के रखना है कि नहीं जी। देखिए एक चीज मैं बताऊं, जिस दिन सोशल जस्टिस का मुद्दा खत्म हो गया, ये मान ले पॉलिटिकल संगठन के लोग सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी कह रहा हूँ किसी भ्रम में मत रहिए। जिस दिन जस्टिस का मुद्दा खत्म हो गया, आप पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे। आप क्या, आपके पास क्या ऐसी चीज होगी जो आप समाज के सामने लेकर जाएंगे? आप विकास की बात करेंगे, बीजेपी भी विकास की बात कर रहा है, चाहे वो करे या ना करे, वो सबके सामने उनका विकास क्या है। तो जो सड़क बनाना, पुलिया बनाना, वो काम करना, वो विकास तो सब लोग, कांग्रेस भी कहती है, बीजेपी भी कहती है। आपका विकास तो दूसरा था ना, आपका विकास था सामाजिक उत्थान अपने समाज का करना। तो समाज, ये जो डाइवर्ट हो रहे हैं लोग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और हर एक दलों के इर्द गिर्द जो है एक जो घेरा बन जाता है सवर्ण लोगों का, नेताओं के बीच, उनसे उनको बचना पड़ेगा और उनको अडिग रहना पड़ेगा कि हमको। अगर मेरी जो राजनीतिक समझ है इस देश में ना, जो वोटिंग पैटर्न है, अगर SC ST OBC का नेता ये भी कह दे ना कि मैं हर दरवाजे पर एक मंदिर बनवा दूंगा, उसके बाद भी वोट नहीं देंगे लोग, यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग होती है। यहाँ SC जो है वो मुसलमान को वोट नहीं देता है कि ये मुसलमानों की पार्टी है, जब तक गठबंधन ना हो। ST जो है वो गठबंधन ना हो तो भी मुसलमान को वोट नहीं देता है। पिछड़ा जो है वो दलित की पार्टी को या मुसलमान की पार्टी को वोट नहीं देता है कि जब तक गठबंधन ना हो। तो जब पिछड़ा मुसलमान को वोट नहीं देता है, दलित मुसलमान को वोट नहीं देता है, दलित जो है वो पिछड़ा को भी वोट देता है, मुसलमान को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी वोट देता है, ममता सवर्णों को वोट देता है। लेकिन इस देश में एक सवर्ण समाज ऐसा है, OBC जो है वो सबको वोट देता है अगर गठबंधन हो जाए तो, या नहीं भी गठबंधन है तो वो हिंदू के नाम पर वोट करता है। लेकिन इस देश का जो सवर्ण समाज है वो कभी SC ST OBC, मायावती, लालू, अखिलेश को वोट नहीं देगा। ये हमसे लिखवा लीजिए, जिस कागज पर कहेगा मैं लिख दूंगा। नहीं, इसका कारण भी तो है। देखिए तो अगर अखिलेश यादव, मायावती, लालू यादव, स्टालिन कह दें कि हम घर घर में मंदिर बना देंगे, मूर्ति ला देंगे, तो वोट नहीं देंगे। एकदम सही बात। चलिए, रंजन जी टूट गए। रंजन जी क्या कहेंगे? हाँ। क्या सॉल्यूशन है बताइए। देखिए शंभू जी, आप तो लगातार इस पर काम करते रहे हैं, जानते हैं आप। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको हम अगर साधारण शब्दों में कहें तो रिजर्वेशन के रूप में कि वह बिल्ली है और रिजर्वेशन दूध है। आप यह देखें कि उसके सामने आप आरजू विनती कर रहे हैं कि वह रिजर्वेशन किसी तरह से सुरक्षित रह जाए। यह कैसे संभव है? आप देखिए, जब 2014 में चुनकर मोदी जी आए तो याद होगा कि मोदी जी का जो पब्लिक डोमेन में है, उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ हूं अंबेडकर के कारण। आप जरा सोचिए, सत्ता में आते ही लगातार रिजर्वेशन पर लगातार प्रहार हो रहा है। और याद कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि रिजर्वेशन को ऐसे तो खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इसको धीरे धीरे क्रमशः ऐसा कर देंगे कि रिजर्वेशन नाम का चीज ही नहीं रहेगा। वही हो रहा है लगातार। बताइए, अब तमाम लोगों को जो इस बात को समझ रहे हैं, हमारी जो लीडरशिप है, वो हमारा भाई जो गांव में किसान है, मजदूर है, ठेला रिक्शा चला रहा है, जिसके घर में कोई आरक्षण नहीं समझ रहा है, वहां तक कैसे बात पहुंचाया जाए? जो धार्मिक अफीम जिसको चटाया जा रहा है टीवी अखबार के माध्यम से। वही बात है। देखिए, बात इसमें यह है कि अब हम एज ए वर्ग हम इन चीजों को समझते हैं, लेकिन इनको जन जागरण, लोक जागरण में, पब्लिक डोमेन में कैसे ले जाए, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की है। ऐसे देखिए, एक इंटेलेक्चुअल अंबेडकर जी थे उस समय हुए, उन्होंने जितने काम किए, निसंदेह उन कामों को हम लोग आगे बढ़ाए ही नहीं, उसकी सुरक्षा करने में ही लगे हुए हैं। तो अब क्या करें? अब रास्ता यही है कि हम इन मुद्दों को एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक मैंने सुधांशु को भी कहा था और लोगों को भी कहा था कि एक ऐसा सम्मेलन हो और सम्मेलन में यह मुद्दा रखा जाए कि हम कैसे आम जन तक पहुंचे, क्योंकि बिना आम जन तक पहुंचे हुए आप चाहें कि रिजर्वेशन को बचा लेंगे, इस सरकार में असंभव है। क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार में जो सवर्णों को मिल रही है वह रिजर्वेशन से ही मिल रही है। वह जानता है कि
जैसे 2007 में रिजर्वेशन आया विश्वविद्यालयों में, अगर विश्वविद्यालयों में भर्ती हो गए और इतने सारे इंटेलेक्चुअल पैदा हो जाएंगे कि इसको संभालना उसके लिए मुश्किल होगा, इसे लगातार उस पर प्रहार करना। अच्छा डॉक्टर रंजन जी, ये जो 200 कलेक्टर हमारे बने हैं, इनमें से 10% के पास भी आरक्षण की समझ होगी कि नहीं, कि सब हनुमान जी को जाके लड्डू चढ़ाया होगा? जो बिल्कुल बिल्कुल, आप यह समझिए कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी इस बात को नहीं समझते हैं कि भाई धर्म क्या है, धर्म का षड्यंत्र क्या है। मैं तो कहता हूं कि एक छोटी सी पुस्तक जो है अम्बेडकर जी ने जो लिखा है उसको पढ़ ले, उससे पता चल जाएगा कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म की पहेलियां। लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। अरे धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं होता है। हंसराज जी रास्ता बताइए, क्या आप लोग बच पाएंगे? मुझे तो नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि हो चुकी है और बीजेपी अब 50 साल नहीं 500 साल रहेगी, क्योंकि हर जिले में उसके दफ्तर खुल गए हैं। तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन तो मुझे नहीं दिख रहा है, सत्ता में तो अब कोई आ नहीं पाएंगे। हम जैसे लोग मारे जाएंगे या जेल जाएंगे या गुमनामी में खो जाएंगे। आपके पास क्या सॉल्यूशन है? कोई रास्ता है तो बताइए, मैं ही चलना शुरू कर दूं। देश बचाना है, संविधान बचाना है। शंभू सर, हमारे जो फेडरेशन है, जिनके माध्यम संस्था के माध्यम से हम कार्य करते हैं, वो भारत के लगभग सभी राज्यों में उसकी इकाइयां हैं। और हमने एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रखा है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, बच्चों को शिक्षित करना है, काउंसलिंग करनी है बच्चों की, और उनके लिए शिक्षा के रास्ते तैयार करने हैं। सरकार से सहायता मिले ना मिले, आपसदारी में कैसे हम सहयोग करें और किस तरह से हमारे हकों को सरकार के माध्यम से, चाहे पिछली सरकार हो या वर्तमान की सरकार, वो लगातार कम करती जा रही है, उसके आक्षेप लगाए जा रहे हैं। और बार बार चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या किसी आंदोलन के माध्यम से कोई ना कोई बीच में ऐसा अड़ंगा अटका देते हैं कि हम उसकी लाइन में ही फंसे रहते हैं। ये सारी अवेयरनेस हम समाज में जाकर करके लोगों को बता रहे हैं। तो जो आपका ऑब्जेक्शन है कि पढ़े लिखे लोगों के पास तो समझ है, लेकिन कोई रास्ता दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन है तो बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब हम आम आदमी पे ये अवेयर कर देंगे, उनको समझा देंगे, बता देंगे, क्योंकि कम से कम 10 और 12वीं क्लास के तो बच्चे पढ़ने लगे हैं, चाहे वो बेशक मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, कुछ भी है, और उनको पता लग गया है कि हमारा जो थोड़ा बहुत हक था वो भी समाप्त हो रहा है। इसलिए एकजुट होकर के हमें उस पार्टी को या उस व्यक्ति को, हमें पार्टी नहीं बल्कि व्यक्ति को वोट देनी है, जो हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाए, जो हमारे जो भाव है, विचार है, उनको आगे बढ़ाए। व्यक्ति को हम चुने, पार्टी को नहीं। क्या लगता है उसको वोट दें। आपको क्या रास्ता लगता है आरक्षण बचाने का या अपने अधिकार बचाने का? जी, यही रास्ता है कि अवेयरनेस बढ़ाएं, जागरूकता जब बढ़ जाएगी तो वोट के। जी हो गई आपकी बात। डॉक्टर जी बताइए। डॉक्टर साहब देखिए, सबसे सूरज मंडल सर हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा हम ये लड़ाई कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और प्रतिनिधित्व बिना राजनीतिक शक्ति के नहीं आ सकती। तो जितने भी हमारे राजनेता हैं उनको आगे आना पड़ेगा और अपना 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST है। सुधांशु जी OBC के कितने हैं? 122 187 नहीं 112 तो सर बीजेपी का ही है। उसके अलावा बताइए 112 बीजेपी, 187 टोटल। हाँ, आप बिल्ली से उम्मीद मत करिए कि वो दूध नहीं पिएगी। मैं बताइए तो सरकार गिर जाएगी 1 मिनट में। हाँ, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे हमारी उम्मीदें हैं, जो हमें लेकर के राजनीति करते हैं, जो मंडल कमीशन के द्वारा बनाए गए नेता हैं। उन नेताओं को चाहिए कि अपना स्टैंड क्लियर करे कि हमारे लिए आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं, कितनी संस्थाएं हमारे लिए खोलेंगे, कितने दफ्तर हमारे लिए बनाएंगे, कितने हॉस्टल हमारे लिए बनाएंगे। पूरे बुनियादी लेवल पे काम करना पड़ेगा जिससे हमें नेतृत्व मिल सके, ताकि हम अपना मैसेज बहुत आसानी से जनता के बीच में भेज सके। बिना संस्थान के कुछ नहीं होने वाला। हमारे ट्रस्ट का एक ऐसा हॉस्पिटल चले जो बैकवर्ड वर्ग का हो, मंडल या फूले जी के नाम पर हो, जो पूरे इंडिया में ही नहीं अभी पूरे विश्व में जहाँ पे हमारे लोग हैं वहां भी हो।
वैसी संस्थाएं हमें मतलब बनानी खुल के आइडेंटिटी की राजनीति करनी पड़ेगी, चाहे बिजनेस। शंभू जी मैं एक चीज जोड़ूं, बहुत जरूरी चीज है। हाँ। अगर देखिए ये जो आप कह रहे हैं ना, ये चीजें खुल के वो लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी अपोलो का एडवर्टीजमेंट देखा है लोगों ने? हाँ, वो तो अपना काम सर कर रही है, मैं ये बिल्कुल एकदम विश्वास करता हूँ, तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं कर रहे। इतना खुला सोनू जी, इतना खुला एडवर्टीजमेंट नहीं होगा कि खाली ब्राह्मण के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी इस देश में। ये जो है सो हमारा सेकुलर, अरे सूरज मंडल जी, आपके पास क्या सॉल्यूशन है ये बताइए। देखिए सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन दो है। पहला ये समझना होगा कि क्यों उनको रिजर्वेशन से दिक्कत है। वीपी सिंह और अर्जुन सिंह, माननीय अर्जुन सिंह, दोनों ने जो प्रावधान लागू किए वो दोनों बेसिक चीज को हिट किया। सिविल सर्विसेज यानी कि एक कलेक्टर जब जिले में रहता है, एक एसपी जब जिला में रहता है, तो कितना वास्ट पावर्स उसके पास है, किस तरह से। और आज अगर देहात के लोगों को कहा जाए कि तुमको आरक्षण से क्या मिलेगा, तो अगर उनके प्रति संवेदनशील व्यक्ति उस कुर्सी पर है, अगर डीएम है, अगर एसपी है, डीएसपी है, तो उसको पता चल जाता है 1 मिनट में, चाहे उसके यहाँ झगड़ा हो या विकास के पैसे का आवंटन हो। अगर डीडीसी उसके मन लायक है तो उसके गांव को आवंटित किया जाता है। शंभू जी आप भी जानते हो। दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस तरह से हम लोग शिक्षा में देख रहे हैं कि जैसे आया वैसे ही खलबली मच गई आरएसएस। शिक्षा में आना और इस तरह से आपके चैनल पे आके कुछ लोग अपनी अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, चाहे उनके अपनी जो भूमिका, अपने जो पृष्ठभूमि जो है बहुत अधिक मजबूत नहीं होगी, लेकिन उनकी सोच इतनी आगे बढ़ चुकी है कि वो ब्राह्मणवाद से मुकाबला करने के लायक हो चुका है। तो अब एक आखिरी चीज जोड़ रहा हूँ शंभू जी। आज जो सुधांशु जी से मेरी बात हुई और हम लोग का जो ग्रुप है, राजन जी हैं भी, डॉक्टर सोनू वगैरह सब, हंसराज जी भी उस दिन डिस्कशन में थे। ये जो हम लोग टोकन चीज कल कर रहे हैं, जैसे कि कल मंडल दिवस या ओबीसी आरक्षण, ओबीसी अधिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो या सेव रिजर्वेशन कह रहे हैं, तो उसमें अगर ये व्यापक तौर पर सिर्फ सोशल मीडिया में दिख जाए कि जगह जगह ये हो रही है, तो हमारे 2 राज्य के, मैं उसी पर आऊंगा मैं, लेकिन बस एक और सवाल है मेरे अंदर। वो तमाम जैसे हैनी बाबू की गिरफ्तारी हुई, साई की गिरफ्तारी हुई, SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को जो आंदोलन चला रहे हैं, जो उग्र होते हैं, या जो आप जैसे लोगों की गिरफ्तारी होती है, इस पर समाज एकजुट होता दिख रहा है। हाँ, समाज तो निश्चित तौर से इसके पहले जो इन पर जो कार्रवाई हुई थी हनी बाबू पर, उसमें तो तमाम शिक्षक और विद्यार्थी, आज चूंकि लॉकडाउन है हम लोग मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने अपने स्तर पर आपको पता होना चाहिए कि 300 विद्यार्थी लिख के दिए हैं कि ये गिरफ्तारी गलत है। उसमें ये कोई समाज का एक वर्ग नहीं है, सभी वर्ग हैं जो, और सिर्फ उनके छात्र नहीं है, दूसरे छात्र भी। चलिए मैं निराश नहीं हूँ। कल ओबीसी जी डॉक्टर साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। हाँ देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जैसे कल सूरज सर की नौकरी चली जाए, वो कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने संस्थाएं बनाई नहीं। कल मेरी नौकरी चली जाए, मैं कहाँ जाऊंगा? आपकी नौकरी आप तो मान लीजिए अपनी संस्था खोले हैं, जैसे मीडिया चैनल की भी हमें जरूरत है, अन्य स्कूल कॉलेजों की भी जरूरत है कि मेरे पास एक विकल्प रहे। आप कह रहे थे ना IS क्यों नहीं बोलते हैं? कल को यदि उनकी नौकरी चली जाए तो कोई बचा नहीं पाता, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होती है, ना ही उनके पास विकल्प बचता है कि वहां से जाने के बाद कहीं और काम कर सके। तो हमें मैंने भी डॉक्टर साहब नौकरी छोड़ी है और नेशनल दस्तक मैंने खड़ी नहीं की है। बहुत सारे लोग हैं बहुजन समाज के जिन्होंने इसको एक ट्रस्ट के रूप में खड़ा किया है। शंभू जी एक बात कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। हाँ, ये जो आपने जो कहा कि कैसे समाधान है, और कुछ साथियों ने सुझाया कि हमारे इतने MP प्रेजेंटेशन है वहाँ संसद भवन में। दरअसल इसको उससे जोड़िए कि 1930-31 में गोलमेज सम्मेलन जो पृथक निर्वाचन का जो डिमांड किए थे अम्बेडकर साहब, वह देखिए यही पूर्वदर्शी था, भविष्य दर्शा थे। वह जानते थे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वह आज जो स्थिति है MP लोगों का, जिस कैटेगरी से जो है वो अपनी आवाज भी नहीं उठा पाएगा, और ये हो रहा है। इसका समाधान देखिए इस रूप में है कि हम यह समझते हैं कि MP MLA सिर्फ काम कर दे, वह संभव नहीं है। वो राजनीतिक इकाई, हम देख लिए 70 वर्षों में राजनीतिक इकाई से समाधान नहीं निकला है। इसका समाधान है शिक्षा,
शिक्षा से जब जन जागृति फैलेगी, और वह जन जागृति सिर्फ राजनीतिक चेतनाएं नहीं, भारत सरकार के हर संस्थाओं में हमारे लोग जब होंगे, वहां से जब आवाज उठेगी, तब वह जो एकजुट एक संगठन एक समूह बनेगा, उसी से परिवर्तन आएगा। और वो रिजर्वेशन एक बड़ा पहलू है। रिजर्वेशन सिर्फ यह नहीं है किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गया, यह देखिए कि जिसको रिजर्वेशन से नौकरी मिलती है वह समाज का एक आइकॉन होता है, और समाज के इर्द गिर्द जो उनके रहने वाले हैं सभी देखते हैं कि उसकी नौकरी लग गई, और पढ़ने के बदौलत नौकरी लगी है, तो उसे एक अवेयरनेस आती है। मैं समझ गया। तो मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास टेलीविजन अखबार नहीं, लेकिन आज के दौर में लड़ाई आसान हुई है। बाबा साहब ने मुश्किल लड़ाई लड़ी, फूले परियार, अब तक लड़ाई मुश्किल थी। आपके पास सोशल मीडिया है। कल ओबीसी दिवस है, 7 अगस्त है। 7 अगस्त को मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन लागू हुआ था। कल देश भर में लोग भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि भूख हड़ताल मत कीजिए, आप सोशल मीडिया पर सिर्फ ट्रेंड कराइए सेव ओबीसी रिजर्वेशन, तो भी बड़ी ताकत है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि जो संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी का हो, हम उसके साथ खड़े हैं, उस पर बात करते हैं, उसी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कल 7 अगस्त है, ओबीसी दिवस है, और देश भर में लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आप लोग ट्विटर ट्रेंड चलाइए, हम उसमें साथ हैं। कल भी आप लोगों से बातचीत करेंगे, और हो सकता है तो अपने अपने तरीके से ट्विटर ट्रेंड कराइए, सोशल मीडिया पर तस्वीर डालिए, फेसबुक पर तस्वीर डालिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और सोशल मीडिया की वो ताकत है कि सरकार की चूलें हिल जाती हैं। इसलिए इस बातचीत को हल्के में मत लीजिए, बहुत गंभीर बनिए। और जो लोग भी यहाँ हैं वो बहुत गंभीर लोग हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज के अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब संविधान सुरक्षित रहेगा, और ये संवैधानिक लड़ाई है, इसको आइए मजबूत कीजिए। रही बात नेताओं की, तो आप जो समाज जैसा होता है नेता वैसा जाता है। आपको अपने ही समाज से बेहतरीन नेता मिलेंगे जब समाज बेहतर होगा। जी जी बताइए हंसराज जी, अब खत्म करेंगे बाइंड अप। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं हम लोग कल। आप लोग का क्या रहेगा? सेव ओबीसी रिजर्वेशन। ओके, मेरे को एक मिनट सर, कल के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। हाँ हेलो बोलिए एक मिनट। 7 अगस्त को, हेलो सर। हाँ सर बोलिए। हाँ, 7 अगस्त को एक इंटरनेशनल वेबिनार होने जा रहा है इसी पर, अवेयरनेस के लिए। और उधर यूएसए से हरियाणा पल्ली डॉक्टर हरिभाव और बोपड़े और जस्टिस वी सूर्या जी इसमें भाग लेंगे। बता दीजिए और अपना मेल उल जारी कर दीजिएगा, लोग उस पर जुड़ जाएंगे। जी 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 हाँ, और उसमें डालेंगे। तो 7 अगस्त संविधान, 7 अगस्त ओबीसी दिवस है। आप सब लोग हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। हंगर स्ट्राइक पता नहीं चल पाएगा क्योंकि टेलीविजन अखबार आपके पास है नहीं। इस खबर को सरकार के कान में पहुंचाना नहीं पड़ेगा, कान में डालना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप ट्वीट कीजिए, फेसबुक पर डालिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। अगर 10 करोड़ लोगों ने, 5 करोड़ लोगों ने भी ट्वीट किया तो सरकार घुटनों पर आएगी। माननीय कांसीराम साहब कह सकते थे कि जब सत्ता में नहीं हो तो सत्ता की कुर्सी हिलाने की ताकत रखो। अगर वो ताकत है आप में, ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी बात कह सकते हैं, तो आप अपना आरक्षण भी बचा सकते हैं। या आपके बच्चे, मैं ये नहीं जानता कि आपको मजहब से लाभ हानि है कि नहीं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि आपके हक अधिकार की बात है। आपके बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस, बिजनेसमैन बनाने की बात है, तो आपको सम्मान की जिंदगी देगा। और इसके लिए लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का मेरे साथ। एक क्लैरिफिकेशन देखिए, खाली भूख हड़ताल ऐसा नहीं है। भूख हड़ताल का हम लोगों ने जो बनाया है, 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक भूख हड़ताल तो करेंगे ही। जो लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे देश भर में, वो लोग अपने डिमांड के साथ अपनी फोटो खींच सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पे डालेंगे। ये भी हम लोग की अपील है। तो जो लोग सुन रहे हैं वो ये चीज जरूर करेंगे कि कल अपना खाली ये नहीं घर में भूख हड़ताल कर लिया तो पब्लिक नोटिस में आएगा नहीं। उसको पब्लिक नोटिस में डालने के लिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर उसको डालना भी है, और एक दूसरे का शेयर आप लोग नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, नेशनल दस्तक के ट्विटर पर जा सकते हैं, वहां भी कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911031065। ये हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। आप इस पर अपना तस्वीर, वीडियो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।
और आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्विटर पर हैशटैग सेव ओबीसी रिजर्वेशन, इस पर जरूर आइए, बाकी लोग चलाएंगे। तो यही रखा जाए, सेव ओबीसी रिजर्वेशन, सेव ओबीसी मंडल दिवस सेव ओबीसी रिजर्वेशन। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।